आज की इस विशेष अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में दुनिया के कई हिस्सों से ऐसी बड़ी और चौंकाने वाली खबरें आई हैं जिन्होंने वैश्विक सुरक्षा, राजनीति और मध्य पूर्व की बदलती परिस्थितियों को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। एक और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने फिर भयावह रूप ले लिया है, जहां राजधानी कीव पर अब तक के सबसे बड़े ड्रोन और मिसाइल हमलों में कई लोगों की जान चली गई है। दूसरी ओर सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुए भीषण बम धमाके ने दहशत फैला दी है। उधर गजा से भी एक बेहद बड़ी और विवादित खबर सामने आई है, जहां हमास से जुड़ी एक सुरक्षा संगठन ने इजराइल के लिए कथित जासूसी के आरोप में एक फिलिस्तीनी व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया है। दूसरी ओर ईरान में सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद पूरे देश में कई दिनों तक चलने वाले अंतिम संस्कार की तैयारियां जोरों पर हैं, जबकि क्षेत्रीय तनाव और सुरक्षा चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दुनिया की इन सभी बड़ी और अहम खबरों का पूरा विश्लेषण। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। गुरुवार तड़के रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर करीब 11 घंटे तक ड्रोन और मिसाइलों से भीषण हमला किया। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार इस हमले में कम से कम 18 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 90 से अधिक लोग इसमें घायल हो गए। कई आवासीय इमारतें इसमें क्षतिग्रस्त हो गईं और राहत एवं बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे रहे। हमले के दौरान पूरे कीव में लगातार धमाकों की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। एयर रेड सायरन बजते ही हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशनों और भूमिगत शेल्टरों में पहुंच गए। शहर के करीब 30 अलग अलग स्थानों पर नुकसान की खबरें हैं, जिनमें अधिकांश रिहायशी इमारतें और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। एक 9 मंजिला इमारत के हिस्से ढह गए, जबकि दूसरी इमारत में लोग मलबे के नीचे फंस गए। यूक्रेन के विदेश मंत्री आद्री सिबिहा ने इसे खौफ की रात बताया और कहा कि रूस एक बार फिर नागरिक इलाकों को निशाना बना रहा है। वहीं कीव के मेयर विताली क्लिट्स्को ने बताया कि घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। दूसरी ओर रूस ने इस हमले को यूक्रेन की हालिया लंबी दूरी की कार्रवाई का जवाब बताया है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने केवल सैन्य उद्योग, ईंधन भंडारण केंद्रों, सैन्य हवाई अड्डों और सेना से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के तेल प्रतिष्ठानों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है और उसका उद्देश्य केवल सैन्य लक्ष्य थे। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि हमले में रिहायशी इमारतें, नागरिक ढांचे और आम लोग इसमें प्रभावित हुए हैं। उनका आरोप है कि रूस जानबूझकर नागरिक इलाकों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन की वायुसेना के अनुसार रूस ने इस हमले में 74 मिसाइलें दागी हैं, जिनमें 24 बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थी। इसके अलावा लगभग 996 ड्रोन भी दागे गए। यूक्रेन का कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना बेहद मुश्किल होता है और इसलिए वे अपने पश्चिमी सहयोगियों से पैट्रियट जैसी आधुनिक एयर डिफेंस प्रणाली की मांग लगातार कर रहा है। इस बीच यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। यूक्रेनी सेना के अनुसार उसने रूस के निजनी नोवगोरोद क्षेत्र स्थित एक बड़े तेल रिफाइनरी पर हमला किया, जिससे वहां आग लग गई। इसके अलावा रूस के कब्जे वाले लुहांस क्षेत्र में एक रेलवे पुल को भी निशाना बनाया गया, जिसका इस्तेमाल रूसी सेना हथियार, सैनिक और सैन्य सामान पहुंचाने के लिए कर रही थी। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे के रणनीतिक ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे हैं। हाल के दिनों में यूक्रेन ने रूस के तेल प्रतिष्ठानों और सैन्य ढांचे पर हमले तेज किए हैं, जबकि रूस ने जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों की तीव्रता को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। इस बीच युद्ध समाप्त कराने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयास अब तक सफल नहीं हो सके हैं और हालात लगातार और गंभीर होते जा रहे हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क एक बार फिर धमाके से दहल उठी। गुरुवार को शहर के बीचों बीच स्थित एक कैफे में हुए भीषण बम विस्फोट में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 अन्य इसमें घायल हो गए। सीरिया की हेल्थ मिनिस्ट्री ने मृतकों और घायलों की पुष्टि की है। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा एजेंसियों ने घटनास्थल को पूरी तरीके से घेर लिया। सरकारी मीडिया के अनुसार शुरुआती जांच में पता चला कि यह विस्फोट कैफे के अंदर पहले से लगाए गए एक विस्फोटक उपकरण के कारण हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि बम को सुनियोजित तरीके से कैफे के भीतर रखा गया था और उसी के फटने से यह बड़ा धमाका हुआ है। ये विस्फोट दमिश्क की अल नस्र स्ट्रीट पर स्थित उस कैफे में हुआ जो पैलेस ऑफ जस्टिस
और ऐतिहासिक हमीदिया बाजार के पास मौजूद है। ये इलाका राजधानी के सबसे व्यस्त क्षेत्रों में गिना जाता है, जहां हर दिन बड़ी संख्या में लोग खरीदारी और दूसरे कामों के लिए आते हैं। धमाके के तुरंत बाद एम्बुलेंस और राहत दल मौके पर पहुंचे। सायरन बजाती एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल ले गई, जबकि सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। घटना स्थल के पास सोलर पैनल की बैटरी की दुकान चलाने वाले नूर खैयात ने बताया कि दोपहर के समय अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे उनकी दुकान तक पूरी तरीके से हिल गई। उन्होंने कहा कि धमाके की आवाज़ सुनते ही लोग कैफे की ओर दौड़ पड़े और तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी। वहीं कैफे के बगल में चश्मे की दुकान चलाने वाले मोहम्मद अल जहबी ने बताया कि विस्फोट के बाद उन्हें तेज दबाव महसूस हुआ और पूरा इलाका कांप उठा। जब वे घटना स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने कई लोगों को खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़ा देखा। ये दृश्य बेहद भयानक था। फिलहाल किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा एजेंसियां विस्फोट के पीछे जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और घटना की जांच में जुटी हुई हैं। राजधानी दमिश्क के व्यस्त इलाकों में हुए इस हमले ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमास से जुड़े एक सुरक्षा संगठन ने इस सप्ताह एक ऐसे फिलिस्तीनी व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया, जिस पर इजराइल के लिए जासूसी करने और इजरायली सेना की मदद करने का आरोप लगाया गया था। संगठन का कहना है कि इसी व्यक्ति की सूचना के आधार पर इजराइल ने हमास की सैन्य शाखा कस्साम ब्रिगेड के सीनियर कमांडर इज़्ज़ा अल-दीन अल-हद्दाद को निशाना बनाया था। हमास से संबंध रेजिस्टेंस सिक्योरिटी ने एक बयान जारी कर कहा कि आरोपी लंबे समय से इजरायली खुफिया एजेंसियों के संपर्क में था और गजा युद्ध के दौरान कई इजरायली हमलों में उसकी भूमिका रही है। संगठन के अनुसार उसने कई ऐसी जानकारी उपलब्ध कराई जिनकी वजह से बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी मारे गए हैं। सबसे गंभीर आरोप ये लगाया गया है कि उसने कस्साम ब्रिगेड के चीफ ऑफ स्टाफ इज़्ज़ा अल-दीन अल-हद्दाद की लोकेशन भी इजराइल को बताई थी। इज़्ज़ा अल-दीन अल-हद्दाद, जिन्हें अबू सुहेब के नाम से भी जाना जाता था, 15 मई को गजा सिटी के मध्य क्षेत्र में एक अपार्टमेंट पर हुए इजरायली हमले में अपनी पत्नी और बेटी के साथ मारे गए थे। उस समय इजराइल ने इस हमले पर विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की थी। रेजिस्टेंस सिक्योरिटी ने बताया कि आरोपी, जिसकी पहचान केवल MM के शुरुआती अक्षरों से की गई है, उसके खिलाफ सभी क्रांतिकारी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ही कार्रवाई की गई है। संगठन ने दावा ये किया कि सजा पूरी होने के बाद उसका शव गजा सिटी के तेल अल-हवा इलाके में स्थित अल-कुद्स अस्पताल के बाहर छोड़ दिया गया। हालांकि हमास ने आधिकारिक रूप से इस फांसी की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स और घटनास्थल से मिले संकेतों के आधार पर माना जा रहा है कि ये कार्रवाई कस्साम ब्रिगेड से जुड़े सदस्यों द्वारा की गई है। रेजिस्टेंस सिक्योरिटी ने अपने बयान में चेतावनी देते हुए कहा है कि इजराइल के साथ सहयोग करने वालों का अंजाम यही होगा। संगठन ने उन लोगों से भी अपील की है जो कथित तौर पर इजराइल के संपर्क में हैं कि वे समय रहते आत्मसमर्पण कर दें और फिलिस्तीनी पक्ष में लौट आए। आपको बताते चलें कि इजराइल लंबे समय से गजा और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए स्थानीय मुखबिरों के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं फिलिस्तीनी सशस्त्र संगठन भी समय समय पर इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता रहा है। हालांकि हमास से जुड़े संगठन द्वारा लगाए गए इन आरोपों की पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हो सकी है और इजराइल ने भी इस पूरे मामले या इज़्ज़ा अल-दीन अल-हय्या की हत्या से जुड़े दावों पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद पूरे देश में कई दिनों तक चलने वाले अंतिम संस्कार की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सरकारी या ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इन समारोहों के जरिए इस्लामी देश के प्रति जनता की निष्ठा और समर्थन का प्रदर्शन किया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार अंतिम यात्रा की शुरुआत तेहरान से होगी, जबकि कौम, मशहद और इराक के नसब व करबला में भी बड़े धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि लाखों लोगों को अंतिम यात्रा में शामिल करने की तैयारी की गई है। इसके लिए परिवहन, ठहरने और भोजन की विशेष व्यवस्था की जा रही है। कौम के वरिष्ठ धर्मगुरु आयतुल्लाह मोहम्मद सईदी ने कहा कि अंतिम यात्रा इस्लामी गणराज्य के समर्थन का एक बड़ा जन प्रदर्शन साबित होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार अयतुल्लाह अली खामेनी की मौत अमेरिका और इजराइल के हमले में हुई थी। उनके निधन के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनी को ईरान का नया सर्वोच्च नेता बनाया गया है।
बताया गया है कि जिस हमले में अली खामनेई की मौत हुई उसी में मुज्तबा भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और तब से उनकी कोई नई सार्वजनिक तस्वीर सामने नहीं आई है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सरकारी तैयारियों के पीछे एक अलग तस्वीर भी मौजूद है। उनका मानना है कि वर्षों से आर्थिक प्रतिबंधों, महंगाई और सरकारी दमन के कारण आम जनता का एक बड़ा वर्ग सरकार से नाराज है। रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि हाल के वर्षों में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई प्रदर्शनकारियों ने सरकार और सर्वोच्च नेतृत्व के खिलाफ नारे लगाए थे। तेहरान के कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि वे अंतिम संस्कार में शामिल होने के बजाय शहर छोड़ने की योजना बना रहे हैं। एक स्थानीय महिला ने बताया कि पूरे शहर में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती है और माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। ईरान की धार्मिक व्यवस्था में सर्वोच्च नेता केवल देश के राजनीतिक प्रमुख ही नहीं बल्कि शिया समुदाय के सर्वोच्च धार्मिक मार्गदर्शन भी माने जाते थे। इसी वजह से उनके अंतिम संस्कार को धार्मिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजधानी तेहरान और दूसरे शहरों में काले झंडे लगाए गए हैं और शोक सभाओं का आयोजन लगातार जारी है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस, चीन और दूसरे देशों के प्रतिनिधि भी अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। शनिवार से शुरू होने वाले राष्ट्रीय अंतिम यात्रा कार्यक्रम के बाद सोमवार को तेहरान में विशाल जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद पार्थिव शरीर को कौम ले जाया जाएगा। फिर इराक के नसब और करबला में धार्मिक कार्यक्रम होंगे और अंत में मशहद में इमाम रजा के मज़ार के निकट दफनाया जाएगा। इस दौरान पूरे ईरान में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है और कई शहरों के ऊपर अस्थायी रूप से हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाए गए हैं और अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका या इजराइल की ओर से कोई नया हमला हुआ